मेरी जेठानी बहुत खूबसूरत थी। मेरा पति जेठानी के लिए रोज़ कुछ न कुछ बाज़ार से लाता था और चुपचाप कमरे में जाकर खिला देता था। रात को जब मैं सो जाती थी तो वह चुपके से उनके कमरे में चला जाता था। एक दिन मेरा पति जेठानी के साथ बाज़ार गया था। मैंने जेठानी के कमरे में हिडन कैमरा लगा दिया। रात के समय जब मेरा पति उसके कमरे में गया, मैंने रिकॉर्डिंग देखी तो मेरे होश ही उड़ गए, क्योंकि मेरा पति जेठानी के कपड़े उतारकर मेरी शादी को 5 महीने हो चुके थे, लेकिन अभी तक मेरे पति आधी रात को मेरी जेठानी के कमरे में चले जाते थे। मेरे पति समीर को देखकर ऐसा नहीं लगता था कि वह मेरे साथ धोखा कर रहे हैं, क्योंकि वह मेरा बहुत ख्याल रखते थे। लेकिन मुझसे भी ज़्यादा वह अपनी भाभी रागिनी का ख्याल रखते थे। मेरे जेठ जी को मरे हुए 2 महीने हो गए थे। समीर रागिनी का इस तरह ख्याल रखते थे जैसे कि कोई पति अपनी पत्नी का ख्याल रखता है। वह मुझसे छुपाकर रागिनी के लिए सामान लाते थे और जब मैं किचन में कुछ काम कर रही होती तब वह चुपचाप उसके कमरे में जाकर उसे दे देते थे। कभी कुछ खाने की चीज़ लाते तो मुझसे छुपाकर रागिनी को अपने हाथों से खिला देते थे। मैं जब कभी यह सब देखती तो मेरे तन बदन में आग लग जाती थी। वह अक्सर भाभी को लेकर बाज़ार जाते, अस्पताल जाते, उनकी पसंद की चीज़ें खरीदवाते। मैं ये सब देखकर जलती रहती थी, लेकिन कुछ कह नहीं सकती थी, क्योंकि अभी नई नई शादी हुई थी। मैं सोचती थी समीर को मेरी बातों का बुरा लग जाएगा, वह मुझसे नाराज़ होकर मुझे छोड़ देंगे तो मेरा क्या होगा। मैं कहाँ जाऊँगी? मायके जाऊँगी तो मम्मी पापा को परेशान करूँगी। इसलिए मैं ये सब बर्दाश्त कर रही थी। मैं अपने रिश्ते को तोड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन मैं आखिर बीवी हूँ समीर की। किसी पराई औरत के साथ उन्हें कैसे देख सकती हूँ। आधी रात होते ही समीर अपनी भाभी के कमरे में चले जाते थे। करीब 2 घंटे बाद थके थके, पसीने से भीगे हुए बाहर निकलते थे। यह सब देखकर तो ऐसा लगता था कि मेरा सिर ही फट जाएगा। समीर कभी मेरे साथ कुछ गलत नहीं करते थे। वह एक शांत और सरल स्वभाव के लड़के थे। दिखने में इतने ज़्यादा मासूम थे कि कोई सोच भी नहीं सकता है कि अपने घर में समीर अपनी भाभी के साथ ऐसा करते होंगे। ऐसा लगता था जेठ जी के मरने के बाद समीर ने रागिनी भाभी के पति बनने का ठेका ले लिया है। जब मुझसे यह सब सहन नहीं हुआ तो मैंने अपने मायके में फ़ोन किया और रो रो कर अपनी माँ को सब कुछ सच सच बता दिया। मेरी माँ ने मुझे सांत्वना देते हुए कहा, बेटी घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगर समीर तुम्हें धोखा दे रहा है तो तुम यहाँ आ जाओ। अगर उसे अपनी गलती का एहसास हो जाएगा, वह अपनी भाभी से अलग रहने के लिए हामी भरेगा तो तुम उसके पास चली जाना। और अगर उसने अपनी भाभी के साथ नाजायज़ रिश्ते ख़त्म नहीं किए तो फिर हम लोग उस पर दहेज का केस कर देंगे, उन दोनों की ज़िंदगी हराम कर देंगे, तुझे तलाक दिलवा देंगे। तेरे पापा भले ही कांस्टेबल हैं, लेकिन बड़े बड़े दरोगा, थानेदारों से जान पहचान है उनकी। यह केस तो हम ही जीतेंगे। तलाक की बात सुनकर तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि मैं समीर से अलग नहीं होना चाहती थी। मैं तो सिर्फ़ इतना चाहती थी कि रागिनी भाभी यहाँ से चली जाएं, लेकिन कैसे हटाऊं यह समझ नहीं आ रहा था। आज से करीब 3 महीने पहले की बात है
मैं अपने मायके में थी। मेरे भाई की शादी होने वाली थी। मैंने समीर से शादी में आने के लिए कहा तो वह बोले, तुम्हारे मम्मी पापा ने तो मुझे अभी तक निमंत्रण नहीं दिया है, शादी के बारे में कुछ बताया भी नहीं, तो मैं कैसे आ सकता हूँ। मैंने कहा, समीर, वह लोग काम में व्यस्त हैं, इसलिए बताना भूल गए होंगे। और क्या घर में कोई भी किसी को निमंत्रण देता है? आपके साले की शादी है, आपको बिना बुलाए पहले से ही आ जाना चाहिए, शादी के काम में हाथ बटाना चाहिए। समीर ने कहा, मैं उस घर का दामाद हूँ, एक बार तो तुम्हारे मम्मी पापा को मुझे फ़ोन करना चाहिए था, नहीं किया तो तुम उन लोगों से कुछ मत कहना। अगर मुझे समय मिलेगा तो मैं ज़रूर आऊँगा। मैंने कहा, समीर, मैं आपका इंतज़ार करूँगी। फ़ोन कट कर दिया। मेरे मम्मी पापा ने समीर को नहीं बुलाया था, यह बात मुझे बुरी लगी, लेकिन समीर ने कुछ भी कहने से मना किया था, इसलिए मैंने मम्मी पापा से कुछ नहीं कहा। शादी का दिन आ गया। समीर का इंतज़ार कर रही थी, लेकिन वह नहीं आए, ना ही उनका फ़ोन आया। मुझे समीर के ऊपर गुस्सा आ रहा था, क्योंकि मेरे कहने के बाद भी वह मेरे भाई की शादी में नहीं आए। शादी में सब लोग समीर के बारे में पूछ रहे थे, क्योंकि समीर इस घर के इकलौते दामाद हैं। मैंने समीर के पास फ़ोन किया, उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। 1-2 दिन बीत गए, मैंने बहुत बार फ़ोन ट्राई किया, लेकिन उन्होंने कॉल रिसीव नहीं किया। अब मैं अपनी ससुराल भी जाना चाहती थी, क्योंकि मुझे आए हुए काफ़ी दिन हो गए थे। भाई की शादी भी हो गई थी, अब मेरा यहाँ कोई काम नहीं था। लेकिन समीर ना ही मुझे फ़ोन करते थे, ना ही मेरा फ़ोन उठाते थे। मैं बहुत परेशान थी। तीसरे दिन समीर का फ़ोन आया तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे भाई की शादी में आ रहा था। भैया भाभी मंदिर से लौट रहे थे, उन दोनों का एक्सीडेंट हो गया। वह दोनों अस्पताल में आईसीयू में भर्ती हैं, इसलिए मैं अस्पताल चला गया था। मेरी तरफ़ से अपने मम्मी पापा से माफ़ी मांग लेना, इतना बड़ा हादसा हो गया था। मैं घबरा गई। मैंने उनसे अस्पताल का नाम पूछ लिया। मैं अस्पताल जाना चाहती थी। मैंने अपने मम्मी पापा से समीर के बारे में कोई बात नहीं किया, सिर्फ़ इतना कहा कि मेरे जेठ जेठानी का एक्सीडेंट हो गया है, वह लोग बहुत सीरियस हैं, मैं जा रही हूँ। मैं अपनी ससुराल नहीं गई, सीधे अस्पताल पहुँची। मुझे देखकर समीर मेरे गले लगकर रोने लगे। वह बोले, यह सब क्या हो गया? भगवान मेरे भैया भाभी को ज़िंदगी दे दो, उसके बदले में मेरी ज़िंदगी छीन लो। लेकिन ईश्वर का लिखा कोई मिटा नहीं सकता है। कुछ दिनों बाद आईसीयू में ही जेठ जी ने दम तोड़ दिया, जबकि रागिनी भाभी अभी सीरियस हालत में थी। जेठ जी के मरने से समीर को बहुत सदमा लगा, वह टूट गए। मैं 24 घंटे अस्पताल में रहती थी, अपनी जेठानी की बहुत सेवा किया और मेरी जेठानी कुछ समय बाद ठीक हो गई, लेकिन वह चल फिर नहीं सकती थी। डॉक्टर ने छुट्टी दे दिया था। उन्हें लेकर हम घर आ गए। हफ्ते में एक दिन उन्हें डॉक्टर के पास ले जाना होता था। समीर लेकर जाते थे, वह भाभी को शॉपिंग करवाने के लिए ले जाते थे। वह भाभी को संभाल लेते थे, जबकि मैं उन्हें संभाल नहीं पाती थी। वह रोज़ कुछ न कुछ भाभी के लिए सामान लाते थे और मुझसे छुपकर उनके कमरे में चले जाते थे। जब भी वह कोई खाने का सामान लेकर आते थे, तो वह अपने हाथों से रागिनी भाभी को खिलाते थे। यह सब देखकर मेरे मन में उनके रिश्ते के लिए गलत भावनाएं
जन्म लेने लगी। समीर मुझसे छुपकर आधी रात को रागिनी भाभी के कमरे में चले जाते थे। 2-3 घंटे बाद वापस आते थे, जिससे कि मेरा शक यकीन में बदलने लगा। एक दिन मैं किचन में थी। शाम को जब समीर ऑफिस से आए तो मैं किचन में थी। उन्होंने सोचा कि मैं उन्हें नहीं देख रही हूँ, इसलिए वह एक थैली में कुछ लेकर रागिनी भाभी के कमरे में चले गए। मैं चाय के बहाने से रागिनी भाभी के कमरे में चली गई। वहाँ जो देखा उससे तो मैं अंदर ही अंदर जल गई थी, लेकिन अपनी भावनाओं को काबू कर लिया। मैंने मुस्कुराते हुए कहा कि भाभी, मैं आपके लिए चाय लाई हूँ। समीर अपने हाथों से रागिनी भाभी को जूस पिला रहे थे। मैंने कहा, समीर आप कब आए हैं? समीर अचानक मुझे देखकर घबरा गए। उन्होंने कहा, मैं बस अभी आया हूँ। तुम किचन में व्यस्त थी, इसलिए मैं भाभी के पास आ गया। यह लो, भाभी को जूस पिला दो। इतना कहकर समीर बाहर चले गए। मैं भी उनके पीछे पीछे बाहर आ गई। समीर मुझसे नज़रें चुराने लगे थे। वह मुझसे बात भी नहीं कर रहे थे। शायद वह डर रहे थे कि इन सब के बाद मैं उनसे लड़ाई झगड़ा करूँगी। हम दोनों खाना खाकर सो गए, लेकिन हमारे बीच अभी तक कोई बात नहीं हुई थी। आधी रात को जो हुआ उससे तो मेरे होश उड़ गए। रात में जब अचानक मेरी नींद खुली तो समीर बिस्तर पर नहीं थे। मुझे शक हो गया कि वह ज़रूर रात में भाभी के कमरे में गए होंगे। मैं अपने कमरे के बाहर टहलने लगी। करीब 2 घंटे बाद समीर रागिनी भाभी के कमरे से बाहर निकले। वह पसीने से भीगे हुए थे। मुझे देखकर भी उन्होंने अनदेखा कर दिया और बिना कुछ बोले बिस्तर पर जाने लगे। मैंने गुस्से में उनका हाथ पकड़ा और कहा कि भाभी के पति मर गए हैं, तो क्या आप आधी रात में उनके पति की कमी पूरी करने गए थे? मेरे इतना कहते ही समीर ने मुझे एक ज़ोरदार थप्पड़ लगा दिया और कहा कि तुम अपने काम से काम रखा करो। मैं जो कर रहा हूँ मुझे करने दो। मेरे काम में टांग अड़ाने की कोशिश मत करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं रोते हुए बिस्तर पर लेट गई और सो गई। दूसरे दिन मैं बाज़ार गई और वहाँ से कैमरा ख़रीद लाई। मैं देखना चाहती थी कि आखिर रागिनी भाभी में ऐसा भी क्या है जिसके लिए समीर ने मुझे थप्पड़ लगा दिया। एक दिन समीर रागिनी भाभी को अस्पताल लेकर चले गए। मेरे पास अच्छा मौका था। घर पर अकेली थी। मैं चुपचाप रागिनी भाभी के कमरे में गई और ऐसी जगह में कैमरा लगा दिया जिससे कि मुझे कमरे का कोना कोना दिख रहा था। मैं बहुत खुश थी, क्योंकि उनके बीच में क्या होता है आज मैं लाइव देखने वाली थी। मुझे रागिनी भाभी के कमरे की सच्चाई जानने की इच्छा हो रही थी। आज रात को मैंने अपना सारा काम ख़त्म किया। उसके बाद कमरे में आकर सोने का नाटक करने लगी। आधी रात हो गई थी। समीर जग गए। उन्होंने देखा कि मैं सो रही हूँ। वह धीरे से बिस्तर से उठे और रागिनी भाभी के कमरे में चले गए। उन्होंने दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। मैं तुरंत बिस्तर से उठी और अपने मोबाइल में रिकॉर्डिंग देखने के लिए बैठ गई। इसके बाद जो मैंने देखा उससे तो मेरे रोंगटे ही खड़े हो गए। वह सब शब्दों में बयां करना भी मुश्किल लग रहा था। आखिर समीर किसी पराई औरत के साथ ऐसा कैसे कर सकते थे? यह काम तो सिर्फ किसी औरत का पति या बेटा ही कर सकता है। मैंने अपने मोबाइल में देखा, मेरे पति रागिनी भाभी के कमरे में गए।
उन्होंने उनके गंदे कपड़े बदले, उन्हें गोद में उठाकर चेयर में बैठाया, फिर गंदी चादर हटाकर पहले से धुली रखी चादर को बिछाया, फिर उन्हें उनके बिस्तर पर लिटा दिया। उनके गंदे कपड़े और चादर लेकर कमरे के बाथरूम में चले गए। वहाँ उन कपड़ों को धुल दिया, फिर वही फैलाकर बाहर आ गए। उन्होंने रागिनी भाभी को एक गिलास दूध पिलाया, उनके पास थोड़ी देर बैठे और फिर बाहर आने लगे। जैसे ही वह बाहर आने वाले थे, मैंने जल्दी से अपना मोबाइल छुपा कर रख दिया और बिस्तर में लेटकर सोने का नाटक करने लगी। वह चुपके से कमरे में आकर लेट गए और सो गए। लेकिन मुझे इतनी उलझन हो रही थी कि नींद ही नहीं आ रही थी। मेरी नज़रों में पूरी रात रागिनी भाभी के कमरे का नज़ारा घूमता रहा। मैं पछता रही थी, जेठ जी की तरह वह भी मर गई होती तो अच्छा होता। मेरे पति यूँ आधी रात को मुझे अकेला छोड़कर नहीं जाते। मैंने यह सब बातें अपनी माँ को बताया तो उन्होंने कहा, यह सब तो किसी औरत के लिए या तो उसका पति कर सकता है या उसका बेटा कर सकता है। तू उन दोनों पर कड़ी नज़र रख। अगर कुछ गलत लगता है तो तुझे डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अपने मायके आ जाना, हम सब देख लेंगे क्या होता है। एक ही बार में कोई फ़ैसला नहीं ले सकती थी, इसलिए मैं हर रात रिकॉर्डिंग देखने लगी। समीर हर रात यही काम करते थे। एक दिन मेरी जेठानी ने इस दुनिया से अंतिम विदाई ले लिया। मेरे रास्ते का कांटा तो हट गया, लेकिन उनकी मौत के बाद समीर बहुत टूट गए थे, बिल्कुल गुमसुम से हो गए थे। मैंने सोचा था कि रागिनी भाभी के मरने के बाद वह मेरे बन जाएंगे, मुझे प्यार करने लगेंगे, लेकिन उन्हें देखकर ऐसा लगता था कि उन्हें अब किसी से मोह ममता नहीं है। ना वह खुद का ख्याल रखते थे और ना ही मेरा। मुझसे बात भी नहीं करते थे, अपनी दुनिया में खोए खोए से रहते थे। मुझसे यह सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मैं उन्हें वापस से खुश देखना चाहती थी, इसलिए मैंने उनसे अपनी तरफ से बातें करना शुरू कर दिया था। मेरी जेठानी के मरने के बाद अब मुझे मायके जाने की भी ज़रूरत नहीं थी। 1 महीने बीत चुके थे रागिनी भाभी के स्वर्गवास के बाद। अब धीरे धीरे समीर ने बोलना शुरू कर दिया था। मैं यह देखकर खुश थी। एक दिन मैंने बातों ही बातों में उनसे कह दिया कि जो आप रागिनी भाभी के साथ करते थे वह हर कोई नहीं कर सकता है। समीर ने कहा, मेरे माता पिता के मरने के बाद मेरे भाई ने ही मज़दूरी करके मुझे पढ़ाया लिखाया, मेरी परवरिश किया। हम लोग बहुत गरीब थे। रागिनी भाभी भैया से बहुत प्यार करती थीं। वह अपने मम्मी पापा की इकलौती लड़की थी, बहुत पैसे वाली थी। उन्होंने भैया से लव मैरिज कर लिया था। उनके माता पिता ने सारी प्रॉपर्टी उनके नाम कर दिया था, लेकिन भाभी ने कभी इस बात का कोई अहंकार नहीं दिखाया। आज हमारे पास जो कुछ भी है वह सब रागिनी भाभी का ही है। कुछ सालों पहले मैं बहुत बीमार हो गया था, मुझे निमोनिया हो गया था। मैं बिस्तर पर पड़े पड़े ही गंदगी करता था। भाभी ने मेरी सेवा एक माँ की तरह किया। वह मेरी गंदगी साफ़ करती, मेरे कपड़े धुलती। उनकी सेवा से मैं ठीक हो गया। इसीलिए जब उनके साथ ऐसा हुआ तो मैं भी उनका ख्याल रखता था, साफ़ सफाई करता था, लेकिन फिर भी मैं अपनी प्यारी भाभी को बचा नहीं सका।
यह सब सुनकर तो मेरी आँखों में आंसू आ गए। मैं और समीर एक दूसरे के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगे। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आप लोगों को स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।